हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ, CMPDI आईपीओ, मतलब सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का आईपीओ। काफी लंबा नाम है और अब काम भी लंबे हैं इसके। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ा लोगों का सवाल है कि क्या BCCL जो आईपीओ आया था, भारत कोकिंग कॉल आईपीओ, उसके जैसा बढ़िया प्रॉफिट बना के देगा या नहीं देगा, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। उसी के साथ इस शेयर होल्डर कोटा वाला जो आईपीओ, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कौन है शेयर होल्डर्स एक्चुअली में, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो देखिए, शेयर होल्डर कोटा के लिए जो एलिजिबल है, जिनके पास कोल इंडिया का शेयर है, कोल इंडिया इसकी पेरेंटल कंपनी है, उसका मिनिमम एक भी शेयर है तो वो एलिजिबल है। बट कौन सी तारीख तक लिया हुआ होना चाहिए, तो लास्ट अगर आपने 11 मार्च तक अगर आपने बाय किया था तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। उससे पहले जिन लोगों ने बाय कर रखा था और जिनके पास 12 तारीख तक लास्ट था तो वो एलिजिबल है, और जिन लोगों ने 12 तारीख को सेल कर दिया, क्या वो एलिजिबल है, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। भाई 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए। अगर आपने सेल किया 12 तारीख को तो वो क्या है कि 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही काउंट होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं। 11 तारीख को अगर आपने बाई किया तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने 12 तारीख को नया बाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब बात आती है इसके रिव्यू की। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जान लेते हैं। एंकर लिस्ट आने में टाइम लगेगा और एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। तभी GMP लगभग मान के चले 10 से 12% के बीच में बता रही है। मतलब यूं मान के चले 18 से लेकर 22 रुपए के बीच में इसकी डिमांड मूव हो रही है। मतलब डिमांड ठीक है। ऐसी जो वॉलेटाइल कंडीशन है उसके बीच में इसकी डिमांड आना एक अच्छी बात है। मतलब आईपीओ में या कंपनी में कुछ दम है, इसीलिए डिमांड आ रही है। ठीक है ना। बाकी क्या है कि जनरली आप जितने भी अभी आईपीओ देख लीजिए, उनकी अंदर डिमांड इतनी खास नहीं थी। फिर दोस्तों बात आती है कंपनी की डिटेल्स की, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, जो CMPDI कंपनी है, आपको लगता है कि कोल इंडिया इसकी पेरेंटल कंपनी, तो कोयला निकालना वगैरह इसके रिलेटेड काम होगा, तो इसके रिलेटेड काम नहीं है। तो कोयला तो देखिए कोल इंडिया कंपनी निकालती है, और जो भारत कोकिंग कॉल थी वो कोकिंग कॉल सेल करती है, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और CMPDI कंपनी क्या करती है कि प्लानिंग और कंसल्टेंसी करती है। मतलब इसका कोयला निकालने का काम नहीं, जो पीछे की जो भी प्लानिंग कंसल्टेंसी होती है, जो भी सलाह वगैरह देनी होती है, वो ये कंपनी करती है। तो ये कंपनी क्या करती है, जैसे मुख्य चीजें ये कि जमीन के नीचे कितना कोयला है वो बताना इसका काम। मतलब इस सर्वे वगैरह करके ये पता लगाती है कि इसके नीचे कितना कोयला हो सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि कहाँ से खुदाई शुरू करनी चाहिए, जहाँ से सेफ्टी वगैरह रहे, कहाँ से खुदाई शुरू होनी चाहिए, जहाँ से कोयला वगैरह हमें मिल सके ज़्यादा, तो वो भी बताती है। फिर एक चीज़ बताती है कि भाई कौन कौन सी मशीनें वगैरह यूज़ करनी है, इसके अंदर एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को नुकसान तो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें ये कंपनी बताती है। मतलब पूरा प्लानिंग और कंसल्टेंसी सलाह वगैरह सारा चीज़ देती है। ठीक है, और ये चीज़ें ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके कोई भी खुदाई कर लेगा कोयला निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है। फिर बात आती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन ईयर की। तो 1975 के आसपास ये इनकॉर्पोरेट हुआ है। करीब करीब 51 ईयर्स हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। सरकारी कंपनी है और ये मिनी रत्न कंपनी है। और देखिए, ये कंसल्टेंसी कंपनी, इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। इसकी ऑफिसेज वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। टोटल 8 ऑफिसेस हैं अलग अलग एरिया के अंदर, जहाँ पर कोयला ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आसनसोल, धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर, इस जगह। और इसका हेडक्वार्टर भी रांची के अंदर है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, कोई प्रोडक्ट तो सेल करती नहीं है, सर्विसेज देती है। तो प्लानिंग और डिजाइनिंग, मतलब जो कोयले की प्लानिंग डिजाइनिंग के अंदर लगभग 75% का रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग के अंदर करीब करीब 15% का रेवेन्यू। नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंट से 10% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये करीब करीब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इंडिया के अंदर इसकी मार्केट शेयर की बात करें, भाई जो कोयले की प्लानिंग कंसल्टेंसी वगैरह करती है, उसके अंदर लगभग 61% का मार्केट शेयर है इसका, एज पर आरएचपी में जो मेंशन किया हुआ है। तो इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंसल्टेंसी कंपनी है। बहुत अच्छी बात है, मतलब लीडिंग पोजीशन के अंदर होना। वही बात BCCL के अंदर भी थी, वही बात कोल इंडिया के अंदर भी है। मतलब जहां अपने क्षेत्र के अंदर वहां दबदबा कायम है। और बाकी एक अंदाजन एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इनकम बता दूं तो ज्यादातर इसका रेवेन्यू डोमेस्टिक यहीं से इंडिया से ही जनरेट होता है। 98% के आसपास मान के चलिए। और एक्सपोर्ट 1 या 2% मैक्सिमम होगा, वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह वहां पर है। मतलब वहां पर सर्विसेज वगैरह देती है। कुछ इसकी खास बातें अगर बताएं तो ये मिनी रत्न कंपनी है, और अभी ये सोलर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और CBM वगैरह, जो मीथेन वगैरह होती है, वहां पर भी अपनी कंसल्टेंसी दे रही है। मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाइड कर रही है अपने आप को, क्योंकि आने वाले टाइम में कोयले की जो डिमांड है उसको थोड़ा कम होगा, बट उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा।
मुझे लगता है कि भाई गवर्नमेंट ने तो टारगेट 2050 का किया कि नेट कार्बन इमिशन जीरो करने का, बट मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। अभी 30-35 साल 40 साल उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। कोयले पर डिपेंडेंसी या जो पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी, उसमें बहुत समय लगेगा। अभी तो इनकी डिमांड रहेगी और इनके पास काफ़ी अच्छे हाईटेक टूल्स हैं, जैसे सैटेलाइट मैपिंग करना हो, ड्रोन सिस्टम से ये पता लगाते हैं सारी चीज़ों का। तो ओवरऑल काम अच्छा है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। अब बात आती है इसकी फाइनेंशियल्स की, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, उधारी ज़्यादा नहीं है, वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो 2023 से 2025 तक इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं और दिसंबर 2025 मतलब FY26 के 2 क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर तक के रिजल्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर देखिए तो साल दर साल ग्रोथ है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ भी अच्छी बात है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मार्जिन 2023 के अंदर 21.2%, 2024 के अंदर 28.4% और 2025 के अंदर 30.6%, मतलब लगातार मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ है, ये भी अच्छी बात है। देखिए प्रॉफिट करोड़ या रुपीज़ में बढ़ना, ठीक है, वो तो आम खाम होता है, बट मार्जिन भी साथ साथ बढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में 2010 करोड़ रुपए के आसपास के हैं और इसके ऊपर जो डेट या बोरोइंग्स या उधारी कहें वो अभी लगभग ना के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप इसको मान के चल सकते हैं। तो कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली काफी अच्छी नजर आ रही है, स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर ROE 15% से ऊपर है। अभी FY25 का देखें तो ROE लगभग 48% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36% के आसपास है, बहुत बढ़िया है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, तो PE वाइज अगर वैल्यूएशंस देखें तो मतलब एक सही वैल्यूएशंस नजर आती है। इसका P 18.5 का है और अदर्स का है 20 से 25 के बीच में, दो ही अपने इसने पीयर्स मेंशन किए। हालांकि इसका दबदबा है, इसकी ही लीडिंग पोजीशन है जो इस सेक्टर में ये कंपनी काम करे, 60% काम इसके पास है। बाकी प्राइस टू बुक इसका 6 का निकल कर आता है और अदर जो कंपनीज है उनका 3.4 से 3.9 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक वाइज लग रहा है कि थोड़ा हायर साइड वैल्यूएशंस लग रही है, बट ओवरऑल इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो वैल्यूएशंस में जैसे अपन पॉइंट देते 1 पॉइंट, तो मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं है। बाकी ये डिजर्व भी करती है क्योंकि लीडिंग पोजीशन है अपने सेक्टर के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, तो उस हिसाब से P वाइज तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो डिजर्व भी करती है, प्राइस टू बुक हिसाब से भी जस्टिफाई करती है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 20 से लेकर 24 मार्च के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 30 मार्च को और ये फेस वैल्यू 2 रुपये पर आ रहा है। 163 रुपये से लेकर 172 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 80 मतलब 80 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल अगर इसका इश्यू साइज देखें तो 1842 करोड़ रुपए का पूरा OFS है और जिसके अंदर 15% अपनी हिस्सेदारी सेल करेंगे। पहले 100% की हिस्सेदारी है, बाद में 85% की रह जाएगी। इसके प्रमोटर्स में देखिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, और कोल इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये इसके प्रमोटर्स के अंदर शामिल है। बाकी मार्केट के 12,280 करोड़ रुपए का बनेगा इस प्राइस बैंड पर। स्मॉल कैप कंपनी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, इसलिए ज़्यादा रिस्क की बात नजर नहीं आ रही है। बाकी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटी कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है। बाकी एम्प्लॉइज को 8 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है और इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% का शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। ये चीज क्लियर हो गई। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा एक एक करके, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है और ये भी सवाल का जवाब दूंगा कि भी BCCL जैसा प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए। बाकी आपको उसके भरोसे नहीं रहना है, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहली चीज अगर GMP देखें तो 10 से 12% के बीच में बता रही है। मेरा रहता है मिनिमम क्राइटेरिया कि 20% हो, 22% हो तो ठीक है, तो मैं उसको 1 पॉइंट देता हूं। 10% के आसपास है तो मैं आधा पॉइंट दूंगा। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस P वाइज सही जस्टिफाई कर रही थी, लीडिंग पोजीशन अपने सेक्टर के अंदर, पर प्राइस टू बुक वाइज थोड़ा हायर साइड लगा तो उसके अंदर मैं आधा पॉइंट गाड़ देता हूं, तो इस वैल्यूएशंस के अंदर मैं आधा पॉइंट दूंगा। फिर एंकर लिस्ट 1800 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, तो उम्मीद है कि एक अच्छी एंकर लिस्ट आ सकती है। मतलब इसकी जो एंकर लिस्ट है करीब करीब मुझे लगता है 800 करोड़ रुपए के आसपास आनी चाहिए, तो एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। ठीक है, तो वहाँ मुझे लगता है एक नहीं तो आधा पॉइंट तो जरूर मिल ही जाएगा। फिर बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन देखिए अगर GMP अच्छी हो, बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे हो तो सब्सक्रिप्शन अच्छा ही मिलता है, तो उसके अंदर भी एक नहीं तो आधा पॉइंट मान के चले, तो अभी आधा आधा सब में अगर मान लो मिल जाता है तो 4 में से 2 पॉइंट बनता है, न्यूट्रल जैसी रेटिंग बनती है। तो इसकी जो मुझे लगता है रेटिंग बन सकती है न्यूट्रल से लेकर रिस्क फ्री के बीच में, मतलब पैरामीटर्स बता रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस IPO की रेटिंग है, ये जो पैरामीटर्स है वो ही हम देख रहे हैं, उसके अलावा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये अच्छी बात लगी कि अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है, 60% से ऊपर का मार्केट शेयर है इसके पास। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है।
ROE रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, IPO के बाद भी अच्छी रहेगी, और ये मिनी रत्न गवर्नमेंट कंपनी है, तो मतलब ज़्यादा कोई रिस्क वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है। मतलब आखिरकार तो कौन सब चीज़ें भरता है, गवर्नमेंट हमारा देखभाल करती है, गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट डूब जाएगी तो अलग चीज़ है, बाकी तो देखिए सेफ्टी वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। बाकी अपने प्रोडक्ट्स मतलब अपनी सर्विसेज को डाइवर्सिफाई कर रही है सोलर सेक्टर के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी ला रही है, अच्छी बात है, इसको लाना भी चाहिए। कंसल्टेंसी थोड़ी और मतलब वाइड करना चाहिए। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव अभी देखिए कोल पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है एक ही सेक्टर पर, और कोल इंडिया इसका बड़ा मतलब जो कस्टमर कहें वही प्रमोटर है, मतलब उन्होंने इसे कि इसी के लिए ही बना रखी थी इसका डिपार्टमेंट, तो उस पर ही डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी विशेष ऐसा कुछ तो नेगेटिव लगा नहीं, चीज़ है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल जो कोयले पर लोग अब यही विचार चल रहा है कि भाई लोग अब कार्बन एमिशन जो है जीरो करने वाले, मतलब कोयले की जो यूज़ है वो कम होगा, पेट्रोल डीजल का यूज़ कम होगा, बट मैंने आपको बताया उसमें समय लगेगा भाई, 30-40 साल 50 साल लग सकते हैं। जो नेट कार्बन एमिशन जीरो करना वो थोड़ा प्रैक्टिकली अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, समय लगेगा, होगा धीरे धीरे, बट अभी तक है इसकी डिमांड रहेगी। बाकी अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही है सोलर सेक्टर अदर सेक्टर्स के अंदर, ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल ऐसा विशेष रिस्क नहीं है, अच्छी कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी नजर आ रही है, मतलब आने वाले 10-15 साल तो फ्यूचर है ही, ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड तो रहेगी इसकी। बाकी ओवरऑल बाकी सारे फैक्टर्स भी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह बाकी सारे फैक्टर्स देखें तो अच्छी कंपनी नजर आ रही है, नो डाउट। तो अब एक सवाल होगा कि BCCL जैसा प्रॉफिट देगा या नहीं, तो देखिए जैसा हमने फैक्टर्स देखे, BCCL भी अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग थी, वो भी अच्छी बात है, वैल्यूएशंस भी ठीक थी, इसकी भी वैल्यूएशंस ठीक है, बाकी फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग थी, ये भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो मतलब ऐसा विशेष अलग उसके अंदर कुछ नहीं है, ना इसके अंदर कुछ ऐसा कोई कमी नज़र आ रही है। हाँ, ये भी दम रखती है उसके जैसा रिटर्न देने का। BCCL के टाइम हल्का सा मार्केट थोड़ा ठीक था इससे, और अभी थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है उसने थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दिया, हो सकता है ये थोड़ा कम दे, मार्केट पर डिपेंड करेगा। बाकी कंपनियों में जो अगर देखा जाए जो पैरामीटर्स है वो सिमिलर टाइप के नज़र आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही, अच्छी कंपनी ये भी, वो भी अच्छी थी। बाकी पर्सनली कोई मेरा पूछेंगे तो मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, मैं पर्सनली इसके बारे में सोचूंगा। बाकी मेरी तरफ मुझे सोच के आप डिसीजन ना बनाएं, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, लिस्टिंग इसके हिसाब से करेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देख के हेल्प हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।